लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है आजमपुरा डिवीजन से। MBT के प्रेसिडेंट फरतुल्लाह खान ने एक जोरदार स्पीच दी। आइए वो किस अंदाज में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ऊपर हल्ला बोल दिया, हम आपको दिखाते हैं। कि 5 महीने शहीद हो गई मस्जिद, एक बार असदुद्दीन अवैसी जाके मस्जिद का मायना किया तो मैं उसके घर में खिदमत करूंगा, उसका सौदा लेके आने के लिए तैयार हूं। यह है मेरी फिरासत, यह है मेरा दिल, मेरा ईमान। मैं फिरासत के साथ, फिराक दिली के साथ कर रहा हूं, एक मुसलमान की हैसियत से, मोमिन की हैसियत से कर रहा हूं। मैं कोई टिकट विकट भी नहीं मांगता, कोई लीडर बनने के लिए भी नहीं आता, मैं आके कोई सियासी तकरीर शोहरत के लिए नहीं आता हूं। तुम एक जवाब दो कि तुम 5 महीने में एक बार शहीद मस्जिद का जायजा लिया तो तुम्हारे घर का सौदा लेके आता हूं, खिदमत करता हूं। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे घर जवाब नहीं है तो तुम मुसलमानों के दरमियान में छोड़ दो आना। आपके घर पे वोट मांगने आए तो एक ही सवाल करो, मियाँ आज 5 महीने हो गए मस्जिद शहीद हुए। अगर तुम्हारा लीडर एक बार जाके अगर जायजा लिया, मायना लिया, वहां मस्जिद में था कुरान के बारे में दरियाफ्त किया, अरे इनको कुरान क्या मालूम, जो हराम खाते, सूद खाते, धंधेबाजियां करते, इनको कुरान का एहतराम क्या मालूम, अजमत कुरान क्या मालूम इनको। मस्जिद मेंबर रसूल था, मेंबर रसूल की अहमियत इनको क्या मालूम। अगर मेंबर रसूल की अहमियत है तो असदुद्दीन अवैसी से पूछो कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का मेंबर रसूल कहाँ है, बताओ, उस पर वोट देने के लिए तैयार है। नहीं, ये धेड़वाड़ा बना दिए। सिर्फ क्या है, अरे मैं क्या बोलूं भाई, ये महल्ले की बहुत पुरानी शख्सियत है। मेरे मरहूम वालिद के बड़े करीबी रफीक रहे हजरत मौलाना मजहर साबरी साहब खिबला, उनके फर्जंद मेरे स्कूल के दोस्त आए, मेरे साथ पढ़े, उनके बच्चे सेंट पॉल स्कूल में हम साथ पढ़े। मेरे से ज्यादा अगर इनके खानदान की तारीख कोई बता सकता है तो खिबला बता सकते कि इन्हों क्या थे क्या नहीं थे। किराए के मकान में रहते थे साहब। मैं बच्चा था छोटा, मेरे वालिद के साथ हैदरगुड़े में सेंट पॉल स्कूल के बाजू किराए के मकान में छोटे से रहते थे, हम जाते थे। आज हजारों करोड़ रुपए का माल आ गया, कैसे आ गया? आज 300 करोड़ रुपए का असदुद्दीन का शास्त्रीपुरम में बंगला बन गया, 300 करोड़ रुपए का। अकबरुद्दीन अवैसी का आज 100 करोड़ रुपए के बंगले हैदराबाद नहीं बल्कि बेंगलुरु में, लंदन में बन रहे। आज मुसलमान परेशान है, स्कॉलरशिप के लिए मुसलमान बच्चा तालीम के लिए परेशान है। ये दौलत कहां से आ गई, किसका गला काट के लेके आ रहे? अगर ये पूछना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। ये पूछना अगर गलत है तो हाँ मैं गलत हूं, मैं पूछ के रहूंगा आखिरी सांस तक। बाबरी मस्जिद से लेकर सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का हिसाब लेके रहूंगा, लेता रहूंगा, लेता रहूंगा, लेता रहूंगा। अरे मेरा ये क्या है, छोटे मोटे ये एमएलए ये कोई क़ियादत नहीं है भाई, ये तो कमर्शियल धंधा करने वाले हैं। और इनके 2 नंबर के कारोबार थे। शहरान पे जाके पूछो एमएलए के क्या कारोबार है, सब बोलते लेने देने के कारोबार आज भी चल रहे इसके, सूद के इंटरेस्ट के कारोबार आज भी चलते इसके। जहाँ सूद खाना अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है, मेरे नबी ने करार दे दिया, वैसे लोगों को लाके आप पे मुसल्लत कर दे। माफिया गैंग जारी कर रहे, 500 आदमी गली में आए तो लोग देख के डर रहे। अरे पहले मंजलिस बोले तो घरों से निकल के लोग खिदमत करते थे, आज ऐसा हो गया। अरे भाई क्या करेंगे, अल्लाह से कम डर हो गया, ये गैंग से ज्यादा डर रहे लोग। ये डर की तार अलग कर दूंगा। हैदराबाद में ये माफिया खत्म करके रहूंगा, आखिरी सांस तक ये माफिया से मुकाबला करूंगा। ये गुंडाओं से मुकाबला, दहशतगर्दों से मुकाबला होकर रहेगा। जमात हमारी थी, है, आखिरी सांस तक रहेगी। जमात से कोई इख्तलाफ नहीं। ये जमात तो कायदे मिल्लत की जमात है, ये जमात तो सिद्दीक दक्कन कासिम रजवी की है, ये जमात तो खदीर पिया की देन है, ये जमात तो हजरत अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह की देन है। ये जमात से हमारी लड़ाई है क्या? नहीं, ये गुमराह किया जा रहा है जमात के खिलाफ। नहीं, मैं कल घर पे आता हूं बेटा, बात कर दूं तुमसे, मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। बाबरी मस्जिद से लेकर सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, आप गौर कीजिए कि यह बड़ा ड्रामेबाज आदमी है। असदुद्दीन अवैसी इल्म मंतख में माहिर है। मंतख मारना वो भी एक आर्ट है, और सिर्फ मंतख मारते दोनों भाई, काम कुछ भी नहीं करते।
और मंतख मारने में माहिरत हासिल है दोनों को भी। भाई मैं पूछना चाहता हूं कि 2004 में एमपी बने, 2014 तक पढ़े लिखे बच्चे हैं, गूगल का दौर है, जाके आप गूगल करके देख सकते हैं कि इसका नैरेटिव था कि मैं यूपीए कांग्रेस के साथ इसलिए हूं कि मुल्क में फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए मैं यूपीए और कांग्रेस के साथ हूं। 10 साल कभी फोटो राहुल गांधी के साथ, कभी सोनिया गांधी के साथ। इलाके में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत थी तो राजशेखर रेड्डी के साथ। 2014 में आप देखते हैं कि बीजेपी इख्तियार में आई। 2014 में बीजेपी आते ही इसने अपना नैरेटिव बदल दिया। अंग्रेजी में कहते हैं कि चेंजिंग योर नैरेटिव। इसने अपनी बात को बदल दिया, काम को बदल दिया, तरीके को बदल दिया और फिर कहने लगा कि जो सेक्युलर पार्टियों के साथ ये खुद थे, कांग्रेस के दौर में बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो कांग्रेस के साथ थे, आज कह रहे हैं कि सेक्युलर पार्टियों ने नाइंसाफी किया था इसलिए मैं सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़के मुसलमानों के वोट काटूंगा। ये आरएसएस का एजेंडा है, जाफरानी एजेंडा है कि मुसलमानों को सेक्युलर पार्टियों से अलग करना, सेक्युलर पार्टियों को कमजोर करना, पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा इनके 400 एमपी लाना, 400 एमपी लाने के बाद हिंदुस्तान के दस्तूर को बदलना, आइन को बदलना, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदुस्तान का नाम बदल, इंडिया का नाम बदल कर इंटरनेशनल लेवल पे इसको हिंदुस्तान और भारत कहा जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ मुसलमानों को वोट देने का वो इख्तियार नहीं रहेगा। और ये तमाम काम के अंदर असदुद्दीन ओवैसी आज अपने जाती हजारों करोड़ रुपए के असासे बचाने के लिए सारे हिंदुस्तान में फंडिंग किसकी की जा रही है? सारी फंडिंग आरएसएस और बीजेपी के जानिब से की जा रही है और सारे हिंदुस्तान में वोट काट के बीजेपी को ताकतवर बनाना, ये एजेंडा इसका। अगर मैं गलत हूं तो मैं साबित करता हूं कि यह किस तरह काम कर रहा है। अगर इस बात को रोकना है तो हैदराबाद के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि आप अपने वोट के जरिए शहादत दें कि इसकी सियासत गलत है और इसके खिलाफ हम वोट देते हैं हैदराबाद में। आज आप एक नया तमाशा 20 साल से चल रहा, सिर्फ वोटिंग क्या है। और हमारे हैदराबाद में एक माहौल है कि हम सुबह उठ के वोट नहीं डालते। जैसा कि अपने तकरीर में अभी सलीम साहब कह रहे थे कि बोकस वोट, रिगिंग वोट, सिर्फ और सिर्फ अगर ये इलेक्शन जीत रहे हैं तो बोकसिंग से, रिगिंग से, चीटिंग से। इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड आज हर हल्के में, कारपोरेटर हल्के में 8 से 10 हजार डुप्लीकेट। आज आपका एमएलए दूसरा कुछ काम नहीं कर रहा, मी सेवा वालों को ले लिया, 2 मी सेवा खरीद लिया, 2 मी सेवा के ऊपर डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड। आपके घर के वोट के सारे आइडेंटिटी कार्ड उनके पास मौजूद है, आपकी खवातीन के आइडेंटिटी कार्ड उनके पास मौजूद है। पोलिंग बूथ पे आइडेंटिटी कार्ड जमा करना और लुच्चे लफंगों को पैसे देना, गरीब मुसलमान बहनों को कहीं से लाना, बुरखे पिनाना, सुबह सुबह 7 बजे लाइन में ठहरा के आपके माँ बहन घर में सोते रहते, सारे वोट दला लेते और फिर आप खुद परेशान, अरे मैं तो वोट नहीं दिया, कैसा जीत गया। फिर ये वफा की जाती है, अरे कुछ भी हो उनको हरा नहीं सकते भाई, अरे कुछ भी हो लोग वोट देते भाई। ठीक है, मैं पुलिस कमिश्नर से भी, इलेक्शन कमिश्नर से भी ये मुतालबा करता हूं कि अगर तुम्हारी इलेक्शन मशीनरी में इंसाफ है और मुंसिफाना, साफ, शफाफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं तो कल पोलिंग बूथ पे फेस रिकग्निशन लगाने का ऐलान करने वाला इलेक्शन कमीशन फेस रिकग्निशन क्यों नहीं लगाता, क्यों नहीं लगाया जाता? अरे मेडचल में 10 पोलिंग बूथ पे पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर इलेक्शन कमीशन ने फेस रिकग्निशन लगाया। इलेक्शन मेडचल में हुआ तो पेट में दर्द असदुद्दीन ओवैसी के हो रहा था। असदुद्दीन ओवैसी अखबारात में बयान दे दिया कि पोलिंग बूथ पे फेस रिकग्निशन नहीं लगाना। फेस रिकग्निशन लगाए तो इसकी बोकसिंग खत्म हो जाती, बोकसिंग खत्म हो गई तो इलेक्शन हारता, इलेक्शन हार गया तो इसका माफिया खत्म हो जाता। अब ये इलेक्शन में फेस रिकग्निशन एक बूथ पे रहेगा, एक कारपोरेटर हल्के में, एक डिवीजन में, एक जगह रहेगा। और फिर पुलिस वालों से पूछो तो बोलते हैं कि हमारा क्या काम है साहब, इलेक्शन कमीशन का काम है। पोलिंग बूथ पे कोई ऑफिसर किसी की शिनाख्त नहीं पूछता, जो आया ले दे के मामला हो जाता, वोट डाल लो, फिर उसके बाद ये हालत होती। तो साफ ये बात है कि अगर कोई शख्स चीटिंग मार के डॉक्टर बन जाता, डॉक्टर बन गया तो इलाज कर सकता है क्या?
ये वही है चीटिंग मार के कामयाब होने वाले डॉक्टर, कोई सी का इलाज नहीं कर सकते। अरे जो मेहनत करके पढ़ के काबिल बन के आता, वो बच्चा डॉक्टर बनता, वो बच्चा इलाज कर सकता, लोगों को शिफा दे सकता। आज फर्क ये है तहरीक के कारपोरेटर, तहरीक के उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार में कि मेहनत करके आ रहा, इलेक्शन हरा दिए, साजिशें करे, केस बुक कराए, जेलों को भेजे, जुल्म करे, पैसे की बुनियाद पर हमारे आस पास में लोगों को इतनी मुनाफिकत, पैसों के लिए मुनाफिकत देने के बाद भी हम मौजूद है। इस बात की तस्दीक है कि हक कल भी था, हक है और हक सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। मैं ख़त्म हो जाऊंगा लेकिन हक की बात करने वाले हैदराबाद में ख़त्म नहीं हो सकते। असदुद्दीन ओवैसी, फिरावन भी यही समझा था कि उसकी ताकत से मूसा ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे ही समझा गया था, सब ख़त्म हो गए लेकिन हक बाकी है। हक बाकी है, हक बाकी रहेगा। हक ताकत है, ताकत हक नहीं हो सकता, तहरीक का नारा है। अभी मेरी आप तमाम हजरात से जलसे का वक्त ख़त्म हो गया, ये अपील है कि एमबीटी के उम्मीदवार का निशान बैठ है और क्या नंबर पे है भाई? 5 नंबर पे है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दरख्वास्त है कि अपनी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को अव्वल इन फुर्सत में ले जा के वोट दिलाए, वरना चीटरा बोकसों के ज़रिए आपके वोट को इस्तेमाल किया जाता। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि 5 तारीख के दिन अव्वलीन फुर्सत में अपनी माँ बहन को, अपने मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को पोलिंग मराकज़ पर लेके जाकर बैठ के निशान पे मोहर लगाकर इंशाअल्लाह आने वाले हालात में एक बेहतरीन मुसलमानों के लीडर को पेश करिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। NAC और NBS accredited लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें।